भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा जनरल इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी ने एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसमें अग्रेसिव तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाना, राजनीतिक चालबाजी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन की आवाजों को दबाना शामिल है। इंडिया में बीजेपी ऑलमोस्ट हर वो हथकंडे अपना रही है जो आमतौर पर उस कंट्री में देखने को मिलता है जहां डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप चलता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि गोथेनबर्ग बेस्ड एक वीडैम इंस्टीट्यूट है जो ये ट्रैक करती है कि पूरी दुनिया में किस कंट्री के पास कितना डेमोक्रेटिक फ्रीडम है। ये कंट्री को लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स के स्कोर के बेसिस पर 4 रीजन में कैटेगराइज करती है। पहला लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। आपको पता है वीडैम इंस्टीट्यूट ने 2024 के डेमोक्रेसी रिपोर्ट में इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है और इस कैटेगरी में भी सबसे बदतर हालत में बताया है। मतलब समझ रहे हो, हम क्लोज्ड ऑटोक्रेसी के बहुत ही करीब हैं। बाय द वे, इस एपिसोड में हम वो सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जिसकी बदौलत बीजेपी 2024 के लोकसभा जनरल इलेक्शन में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले के इलेक्शंस में भी बीजेपी इन्हीं सब स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती आई है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल पॉपुलैरिटी का भरपूर फायदा उठाया। आज बहुत सारे लोग पीएम मोदी को एक मजबूत लीडर और डिसीजन मेकर के रूप में जानते हैं। और आज जो मोदी जी की इमेज है वो यूं ही नहीं बन गई है, बल्कि उसे बनाने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी लगा है। वो अलग बात है कि ये सारा पैसा इस दशक के कई सारे घोटाले से जमा हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हो या पीएम केयर फंड्स का घोटाला, ऐसे ऐसे न जाने कितने स्कैम्स हैं जिसका इल्जाम वैसे नेता पे लगा हुआ है जो आज बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। इन सभी घोटालों से जितना ही पैसा इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल पब्लिक इवेंट, रैलीज और मीडिया कैंपेन्स के जरिए मोदी सरकार की एक ऐसी इमेज को बिल्ड करने में किया जाता है जिससे आम जनता को ये लगे कि इन्हें हमारे देश की बहुत परवाह है और इनकी लीडरशिप में ही हम सेफ रह सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और यहाँ तक कि बीजेपी जिन प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा वोट पाने और इलेक्शन जीतने के लिए करती है उसमें उसे कामयाबी भी मिलती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है दिसंबर 2022 में हुआ गुजरात का विधानसभा चुनाव, जिसके लिए मोदी ने राज्य भर में 30 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया, जिससे भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने में मदद भी मिली। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैसेज में नेशनल प्राइड और देशभक्ति जैसे नैरेटिव को बहुत ही अच्छे से शामिल किया। इसने खुद को ऐसे पेश किया है जैसे कि ये भारत की संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत का रखवाला हो, मगर रियलिटी में ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि वो उन वोटर्स की इमोशंस का फायदा उठाकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके जिनके दिलों के तार इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं। शायद आपको समझ आए या ना आए, मगर ये सरकार आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही अच्छे से जानती है। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले का वीडियो है जिसमें मोदी जी पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाली इंडियन एयरफोर्स के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो मोदी जी को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में मौजूद करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं था, या फिर मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट और गाइडलाइन जैसी छोटी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी जी ने यह साफ साफ कह दिया था कि राम मंदिर कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मगर फिर हमें ये सब देखने को मिलता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में मौजूद सेक्शन 123 जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है, एक बार इसे जाकर आप डिटेल में जरूर पढ़ें। इस एक्ट के पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक कि भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक मजबूत प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया है जहां वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है और पोटेंशियल वोटर से जुड़ती है। यह अपने मैसेज को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट और इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स के साथ साथ गोदी मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है मानो रात दिन गोदी मीडिया मोदी जी की भक्ति में लीन रहती है और इन्हीं सब के सहारे वह आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि हाल ही में सोशल मीडिया पर चलाए गए इस एड को देखिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। ये प्रमोशनल वीडियो इस बात का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपके साथ बड़े बड़े झूठ बोले जा सकते हैं। वैसे तो इस एड का सोशल मीडिया पर बहुत मजाक बना, मगर जाहिर है कि बहुत सारे लोग इसे सच भी मान बैठे होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? क्या सच में मोदी जी ने यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दी थी, या फिर यह बीजेपी द्वारा फैलाया गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था? इस बात को कंफर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने। उन्होंने बीजेपी द्वारा यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर रोकवाने के इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी दावे बिल्कुल गलत और झूठे थे। भाजपा ने रिलीजियस और कास्ट के आधार पर वोटर्स के पोलराइजेशन की स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसने हिंदू वोटर्स के बीच अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए खुद को उनके सामने ऐसे पेश किया जैसे कि ये उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्टर है। और यही वजह है कि इस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट किया और मुसलमानों के खिलाफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए जैसे कानून को लागू किया।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और सबसे बढ़कर ये सब कुछ इन्होंने इलेक्शन से जस्ट पहले किया। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जनता का वोट और भरोसा कैसे जीतना है। गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने आम जनता का इस तरह से ब्रेन वॉश किया है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि देश में एजुकेशन की क्या हालत है, महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी की क्या हालत है और देश में कितना कर्जा है। वैसे कर्जा से याद आया, इस वीडियो को देखिए। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में देखे। कांग्रेस की सरकार में था। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया ने हमारे देश के लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया है। अगर एक्चुअल डाटा की बात करें तो 2014 तक देश पर कर्जा अप्रोक्स 50 लाख करोड़ था और 2024 में ये नंबर बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब समझ रहे हो आप? जो काम पिछले 60 से 65 सालों में ना हो सका, वो काम मोदी जी ने सिर्फ 10 सालों में कर दिया, फिर चाहे वो देश का कर्जा बढ़ाना ही क्यों ना हो। गजब बेइज्जती है। भाजपा ने ऑपोजिशन लीडर पर भी कई पर्सनल अटैक्स किए हैं और उन पर करप्शन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज का एलिगेशंस भी लगाया है। अब वो अलग बात है कि इनके ज्यादातर एलिगेशंस कभी साबित ही नहीं हो पाते। इन सभी का मकसद इलेक्शन से जस्ट पहले वोटर्स की नजर में ऑपोजिशन को बदनाम करना और उसे गैर कानूनी ठहराना है। जैसे कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली लिखकर स्कैम के आरोप में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल के पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के कुछ मंत्री जैसे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी 2 सालों से जेल में बंद है और अब तक न तो उनका जुर्म साबित हुआ है और न ही उन्हें जमानत मिल रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लगभग सभी बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। एक तरफ ये बीजेपी वाले अब की बार 400 पार का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ इनके अंदर इतना डर बन गया है कि ये ऑपोजिशन को देखना भी नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, इलेक्शन से जस्ट पहले इस तरह की एक्टिविटीज का होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग चल रही है? मोदी सरकार ने ऑपोजिशन लीडर और उनके सहयोगियों को निशाना बनाने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जैसी एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल किया है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज के जरिए ऑपोजिशन को कमजोर करना है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जबरदस्ती चंदा वसूली करना है। आप खुद ही सोच के देखो कि 2014 के बाद से करप्शन की जांच का सामना कर रहे 25 ऑपोजिशन लीडर बीजेपी में शामिल हो गए और जैसे ही ये नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद ईडी और सीबीआई की चल रही सारी जांच पड़ताल पर मानो जैसे फुल स्टॉप लग जाता है। फिर इन सारे करप्ट नेताओं को बीजेपी क्लीन चिट दे देती है। इसीलिए ऑपोजिशन बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है, जिसमें जाते ही सभी करप्ट नेता एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं और इनके सारे काले दाग धब्बे धुल जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाजपा पर चुनावी प्रोसेस में हेरफेर करने का भी एलिगेशंस लगा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल भी शामिल है। बीजेपी की इन हरकतों ने इलेक्टोरल सिस्टम की फेयरनेस और इंटीग्रिटी के बारे में सवाल तो खड़ा किया ही है और साथ ही ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना था, वो बीजेपी की इन तमाम हरकतों को जानते हुए भी नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? फाइनली इस एपिसोड के एंड में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस बार डेफिनेटली वोट करें, बिकॉज आपका एक एक वोट इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये आपका एक वोट ही डिसाइड करेगा कि आने वाले वक्त में इस देश का फ्यूचर कैसा हो।